हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 14 मई की पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला शुरू करी है। इसका पहला टेस्ट मैं वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आते हैं सेकंड टेस्ट के पास। तो सेकंड टेस्ट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में 26वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी मेघालय और डी नागालैंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा और कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका जो थीम है वो विकसित युवा और विकसित भारत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च मिशन आर्टेमिस 1 किस उपग्रह या ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है इसमें ए मंगल, बी चंद्रमा, सी टाइटन और डी शुक्र। इसका सही आंसर रहेगा बी चंद्रमा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन है द लास्ट फिल्म शो, बी ऑप्शन है नथिंग इज लास्ट, सी ऑप्शन है ऑल दैट ब्रीथ्स और डी ऑप्शन है द एलिफेंट विस्पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द एलिफेंट विस्पर को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पर नामांकित किया गया है। इसके अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। साथ ही साथ दो अन्य फिल्में हैं आरआरआर और गुजराती फिल्म छेलो शो को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी इराक, सी अल्जीरिया, डी मोरक्को। तो इसका सही आंसर है बी इराक। अगला क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में किस देश में किया गया है? ऑप्शन जो इसमें दे रखे हैं, पहला फिजी, बी भारत, सी नेपाल और डी मॉरिशस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फिजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले जो कथन दे रखा है वो गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ है। दूसरा कथन है ये लग्जरी क्रूज़ भारत और बांग्लादेश दो देशों से होकर गुजरेगा। तीसरा कथन दे रखा है ये कुल 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है 2 और 3 दोनों, सी है केवल 2 और डी है सभी सत्य। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये सारे ही कथन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में गंगा विलास जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है उसका शुभारंभ किया है। ये भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विज़न 2030 किस मध्य पूर्वी देश की योजना है? तो इसमें ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कुवैत और डी इराक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में चलाई जा रही है? ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी स्विट्ज़रलैंड और डी रूस। इसका सही आंसर है सी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में इसको चलाया जा रहा है। यह 2 किलोमीटर लंबी है और इसमें 100 डिब्बे होंगे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है INS कलवरी, ऑप्शन बी है INS वागीर, ऑप्शन सी है INS वेला और ऑप्शन डी है INS करंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, INS वागीर को इसमें शामिल किया गया है। ये पांचवी पनडुब्बी है जिसको शामिल किया गया है भारतीय नेवी में। इसके अलावा बाकी के अन्य जो हैं इसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला को पहले ही शामिल किया जा चुका है। INS वागीशीर आखिरी पनडुब्बी होगी जिसको इसमें शामिल किया जाना है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्वदेश निर्मित पनडुब्बियां होंगी जिनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा मुंबई में किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस का मैसर्स नेवल ग्रुप भी हमारी सहायता कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को FATF ग्रे सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन है अल्बानिया, बी फिलीपींस, सी ईरान और डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है डी पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। FATF का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखना। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हवाई है, हवाई द्वीप में है और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, डोपिंग उल्लंघन के लिए किस भारतीय एथलीट पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है?
ऑप्शन है आपका ए हिमा दास, बी धुलीचंद, सी अविनाश साबले और डी है कमलप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर है डी कमलप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था। ऑप्शन है इसमें ए 10वां, बी ऑप्शन दे रखा है 8वां, सी 13वां और डी ऑप्शन है 7वां। तो इसका सही आंसर है बी 8वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन है इसका ए पुष्प कमल दहल प्रचंड, बी शेर बहादुर दाऊबा, सी केपी शर्मा ओली और डी ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक विश्व का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है ए 2032, बी 2030, सी 2035 और डी ऑप्शन आपका दे रखा है 2028। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन आपका दे रखा है 2000, बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 2030 जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में आयोजित नेत्रहीन T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन है इसका आयोजन भारत में किया गया है, दूसरा कथन है इसका विजेता बांग्लादेश रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन इसका जो 16वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है केवल एक, यानी कि इसका आयोजन भारत में किया गया है लेकिन इसका विजेता देश बांग्लादेश नहीं है बल्कि बांग्लादेश इसका उपविजेता है और विजेता देश है आपका भारत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साल 2022 के लिए विश्व मानव अधिकार दिवस की थीम क्या है। ऑप्शन है आपके ए असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, बी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, सी है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। याद रखिएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। युवा 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है MSDE, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है युवा मामलों के मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने युवा 2.0 की शुरुआत की है। युवाओं के विभिन्न विषयों पर लिखने को मौका दिया जाएगा इस मिशन के तहत। साथ ही साथ जिन युवाओं का या जिन लोगों का चयन किया जाएगा उन्हें 15,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसका जो थीम है या टैगलाइन है वो है युवा आगामी और बहुमुखी लेखक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे या किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है ए भगवान लाल साहनी, बी हर्ष चौहान, सी हंसराज अहीर और डी है विजय सांपला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हंसराज अहीर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। आदिवासी समुदायों पर विश्व को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी असम। तो इसका सही आंसर है बी उड़ीसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऑप्शन है 6.4%, बी ऑप्शन है 5.9%, सी ऑप्शन है 2.9% और डी ऑप्शन है 5.6%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.9%। आपके YouTube चैनल पे यानी कि UPPCS के YouTube चैनल पे बजट का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका ऑप्शन है हेमा मालिनी, बी ऑप्शन है आशा पारेख, सी है पूनम ढिल्लो और डी है उदित नारायण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आशा पारेख को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर 2020 दे रखा है, ये 2020 ना होगा 2022 रहेगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंदन में आयोजित होने वाला विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन
विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 में किस बैंक ने जीता था? तो इसका सही आंसर है ए, केनरा बैंक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना के लिए किस राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ए मणिपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आयोजित नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2022 किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए भारत और सऊदी अरब, बी है भारत और यूएई, सी है भारत और ओमान और डी है भारत और कतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत और ओमान के बीच हुआ है ये युद्धाभ्यास। नौसेना भारत और ओमान की नौसेना के बीच हुआ है और ये हुआ है ओमान के तट पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इंदौर और डी जामनगर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। ये 6वां संस्करण है जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, 27वां क्वेश्चन है, प्राथमिकताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है युवा शक्ति, बी महिला सशक्तिकरण, सी हरित विकास और डी है समावेशी विकास। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी महिला शक्ति है, जिसे जो बजट में 7 जो प्राथमिकता हमारी दी गई हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा वर्णित है उसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें दे रखा है सिंधु, दूसरा शतुद्री, तीसरा सरस्वती और डी ऑप्शन दे रखा है गंगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए यानी कि सिंधु को सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है। इसके अलावा दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी के तौर पर सरस्वती को जाना गया है। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि गंगा का उल्लेख केवल एक बार ऋग्वेद या वैदिक साहित्य में किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन यानी कि श्रीलंका की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन है ए आदित्य प्रथम, बी राजा प्रथम, सी राजेंद्र और डी है विजयालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजेंद्र ने 1017 में संपूर्ण सीलोन या श्रीलंका में विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा राज प्रथम ने इसके आधे भाग को जीता था। ठीक है, यानी कि जो राजेंद्र हैं उनसे पहले राज प्रथम ने जीता था, लेकिन उन्होंने पूरे श्रीलंका या सीलोन पे विजय प्राप्त न करके उसके आधे भाग पर विजय प्राप्त की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 4 आपके स्थान दे रखे हैं, जिसमें पहला अवंती है, दूसरा गांधार है, तीसरा कोसल है और चौथा मगध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1, 2, 3, बी ऑप्शन है 2 और 4, सी ऑप्शन है 3 और 4 और डी ऑप्शन आपका दे रखा है 1, 3 और 4। तो देखिए बुद्ध से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं इनमें ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3 और 4 है। क्यों है? क्योंकि बुद्ध का जन्म कोसल राज्य के लुम्बिनी में हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि जो कुशिनारा यानी कि मगध राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन सी 3 और 4 कोसल और मगध दोनों ही बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूचियाँ दे रखी हैं, इक्ता, जागीर, अमरम, मोकस, ये एक सूची में दे रखा है। इसके अलावा सूची 2 में मराठी, दिल्ली के सुल्तान, मुगल और विजयनगर ये दे रखे हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो बताना है। देखिए इक्ता का संबंध जो है वो आपकी दिल्ली सल्तनत से है यानी कि 1 का 2। जागीर का संबंध आपके मुगलों से है। अमरम का संबंध है आपके विजयनगर से और मोकस का संबंध है मराठों से। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। डी ऑप्शन है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो फवाजिल था वो इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं बल्कि 1510 में बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। 34वां क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा यानी कि अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पट्टम तांडू पिल्ले और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव, जो हैं इसके दल के प्रमुख नेता थे। ये जो समाजवादी पार्टी थी इसकी स्थापना 1934 में जे.पी. नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसावन सिंह और योगेंद्र शुक्ला द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। ऑप्शन है आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी ऑप्शन है देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। और डी ऑप्शन है सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बालात राज परिवर्तन संगठित करना। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा यानी कि 36वें का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल क्यों हुई थी, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे हैं। बी ऑप्शन है बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। सी ऑप्शन है राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। डी ऑप्शन है पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन है थॉमस स्टीफेंस, बी ऑप्शन है रॉल्फ फिच, सी ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस और डी है जॉन मिल्डन हॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी कि थॉमस स्टीफेंस इसका सही आंसर होगा। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1927 में और 1929 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1925 यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 में मानवेंद्र नाथ रॉय के नेतृत्व में कानपुर में की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आपका गदर पार्टी, तीसरा अनुशीलन समिति और चौथा है आपका विद्युत वाहिनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, विद्युत वाहिनी से संबंधित थे। 41वां क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। ऑप्शन ए परिहार, बी धर्मस्थयी, सी कंटक शोधन और डी है दंडाधिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि धर्मस्थयी कहा जाता था। जो वहाँ की न्यायालय थी यानी कि दीवानी न्यायालय थी उन्हें धर्मस्थयी न्यायालय कहा जाता था और न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ ऑब्लिक भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कथन किसका है। ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सी ऑप्शन आपका दे रखा है बेवेल और डी है आपका अलेक्जेंडर। तो ये जो कथन है वो ऑप्शन ए यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत के क्रिप्स मिशन के नेतृत्व करता थे। इसके अलावा 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सदस्य भी रह चुके थे।
तुगलक साम्राज्य विभक्त था, कितने मुक्तों या प्रांतों में विभक्त था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 23 मुक्तों या प्रांतों में तुगलक साम्राज्य विभाजित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन दे रखा है राजा भारमल, सी ऑप्शन है सवाई जयसिंह और डी ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सवाई जयसिंह इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल रामायण का लेखक कौन था। ऑप्शन है विक्रमांक देव, बी ऑप्शन है राजशेखर, सी ऑप्शन है कल्हण और डी ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजशेखर। बाल रामायण के लेखक राजशेखर थे। राजशेखर की अन्य रचनाओं में काव्य मीमांसा और विद्याशाल भंजिका प्रमुख है। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु एवं राजकवि थे। इन्होंने महिपाल प्रथम के काल तक वहाँ के राजकवि रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन है, सन 1856 के विख्यात हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो किसका संबंध हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम से वो बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है अक्षय कुमार दत्त। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यानी कि जो विभाजन का प्रस्ताव था किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आचार्य JB कृपलानी और डी ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो था उसे स्वीकार किया गया था। 48वां क्वेश्चन है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कौन से काल में प्राप्त किया ये बताना है। तो ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी ताम्र प्रस्तर काल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि के ज्ञान को प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, बी ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, सी ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू और डी ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद इब्राहिम को। तो इसमें जो सही आंसर होगा यानी कि 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रफ़ी अहमद किदवई। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड मिंटो द्वितीय और डी ऑप्शन है लॉर्ड हॉल्डिंग। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो था वो 1905 में किया गया था और 1911 में इसको रद्द किया गया था लॉर्ड हॉल्डिंग के टाइम पे। 1911 की दो प्रमुख घटनाएं और हैं। पहला तो 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली की तरफ राजधानी को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ 1911 में दिल्ली दरबार भी सजा था जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 51वां क्वेश्चन है, कारागार में 63 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन हैं ए बटुकेश्वर दत्त, बी यतीन्द्र शर्मा, सी जतिन दास और डी अशफाक उल्ला खां। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी जतिन दास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि और प्रथम सिख युद्ध, लाहौर की संधि। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो एकदम गलत है क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध पेरिस की संधि से नहीं बल्कि एक्सला सापेला की संधि से है जो 1748 में हुई थी। पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुई थी जिसे सप्तवर्षीय युद्ध या वांडिवश का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताना है। सादत खान ने 1725 में नया राजस्व बंदोबस्त किया था। दूसरा ऑप्शन है सफदरगंज ने न्याय की उचित व्यवस्था की तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। सी ऑप्शन है सफदरगंज
सफदरजंग के शासनकाल में लखनऊ कला एवं साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। सफदरजंग के काल में सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है एकदम सही है, क्योंकि ये 1725 में ना होकर 1723 में था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी है पी सीतारमैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रारूप को तैयार किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, सखुबाई नामक स्त्री संत का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, यानी कि सखुबाई का संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, बी मिर्ज़ा गुलाम हैदर, सी राशिद अहमद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका कारण दे रखा है और सूची 2 में मतलब राज्यों के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है किस कारण की वजह से कौन से राज्य की स्थापना हुई थी। तो पहला जो कारण है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग। तो देखिए पहला जो है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ था पंजाब का, यानी कि फर्स्ट का जो 3 है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद सेकंड है भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव पे हुआ था तमिलनाडु का निर्माण, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ था नागालैंड या मिजोरम का, आदिवासी पहचान के आधार पर निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ और झारखंड का। तो इसका जो सही आंसर है 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक मेहता समिति से संबंधित मुख्य संस्तुतियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना। सेकंड है आपका एक अलग संस्था के रूप में न्याय पंचायत की स्थापना। थर्ड है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता। इन तीनों में से कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केवल एक, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि तीनों पॉइंट सही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नर्मदा नदी के जल बंटवारे के संदर्भ में संबंधित राज्य हैं, यानी कौन कौन से राज्य हैं जो नर्मदा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात नर्मदा नदी जल बंटवारे से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान भी इसमें शामिल है। 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना भी इसी से संबंधित की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था, किस साल हुआ था ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1957, उसमें एकदम करेक्ट है। 5 अप्रैल 1957 को साम्यवादी राज्य सरकार का गठन केरल में किया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो ऑप्शन इसमें 4 आपके नाम दे रखे हैं। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद, तीसरा संजीवन रेड्डी और चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो कौन सा सही है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा दोनों ही आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो रह चुके हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो 1 और 4 आपका एकदम सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अमेरिकी संविधान, बी है आपका ब्रिटिश संविधान, सी है आयरिश संविधान और डी है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो देखिए इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। लगभग 250 से ज़्यादा प्रावधान हमने सीधे 1935 के अधिनियम से अपने संविधान में शामिल किए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी स्पीकर,
सी प्रधानमंत्री और डी है प्रोटेम स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी स्पीकर है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाया जा चुका है, जिनमें 1961 दहेज प्रतिबंध बिल, 1978 बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम बिल और 2002 में पोटा से संबंधित संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में दे रखा है, एकदम करेक्ट है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में है, ये गलत है। राज्य संविधान का भाग 6 में, ये सही है। इसके आधार पर ऑप्शन सी एकदम सही है, यानी कि मौलिक कर्तव्य 6A में ना देकर ये 4A में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के लिए बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है? संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी। बी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। सी है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और डी है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। हमारे संविधान में 3 तरीके के संशोधन दे रखे हैं, जिसमें पहला है साधारण बहुमत द्वारा, जैसे 50+1 के तहत। दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा दे रखा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से संबंधित आधे राज्यों की मंजूरी। तो चलिए, इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? 66 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टी कृष्णामाचारी, बी ऑप्शन है वी टी कृष्णामाचारी, सी है HC मुखर्जी और डी है फ्रैंको एंथोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी फ्रैंको एंथोनी है। ये पहले मनोनीत उपसभापति थे। इसके अलावा HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सी है योजना आयोग के अध्यक्ष के द्वारा और डी है वित्त मंत्री के द्वारा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में दे रखा है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको हटाने का प्रावधान सेम वैसा ही है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समानता के आयाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं की पहचान कर विचारकों ने समानता के 4 आयामों को रेखांकित किया है। दूसरा है, समानता के आयामों में सांस्कृतिक आयाम महत्वपूर्ण है। तीसरा है, समानता के आयामों का अनुपालन करते हुए एक से अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन है 1 और 3, बी है केवल 3, सी है 1 और 2, डी है आपका 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3 एकदम सही है। 69 क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? वी गिरी, संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर है सी फखरुद्दीन अली अहमद, जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी यहाँ की यानी कि 1975 में प्रधानमंत्री थी। 70वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस तरीके से? तो पहला है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, बी है लोकसभा के द्वारा, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी है संसद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी संसद के द्वारा। आर्टिकल 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में आपके संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए, उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। सेकंड कथन है, महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए
तो क्या होता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, या उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसीलिए राज्यसभा में अगर वो पराजित भी हो जाती है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा या कौन से राज्य उनके गठन वर्ष के सुमेलित है? तो देखिए, राज्य दे रखे हैं, उनके गठन वर्ष दे रखे हैं। तो मणिपुर 1972 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मेघालय 1972 में और नागालैंड 1973 में। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ये देखिए, ये चारों ही सही हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह व्यापार व उद्योग समूह से संबंधित है? पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके परिसंघ, तीसरा है ऑल इंडिया फार्मर यूनियन। इसमें से कौन सा सही है जो उद्योग से संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, इंडस्ट्री और उद्योग दोनों का संबंध सेम ही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का संबंध मजदूर संघ से है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन है, बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कि ये तीनों कथन सही हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है सीधे आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता ही है फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, जिसमें फ्रीडम जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो 4 हैं, 19 से लेकर 22 तक। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। तीसरा दे रखा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। 4th है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाब दे। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है आपका केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है सी वो एकदम करेक्ट है। तो इसमें राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, ये गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 78 क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। दूसरा कथन दे रखा है राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं। जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके अलावा शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, जिसका श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है और इसकी शुरुआत 78 में हुई थी, यानी कि 78 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79 क्वेश्चन दे रखा है, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकता है। दूसरा है इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी करने का काम भी ग्राम सभा का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, दोनों ही आपके करेक्ट कथन है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 80वां क्वेश्चन दे रखा है, राज्य और राज्यसभा में उनकी सीटों से संबंधित है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की 18 सीटें दी गई हैं, बी में दिया गया उड़ीसा की 10 सीटें हैं, सी में तमिलनाडु की 18 सीटें और डी में महाराष्ट्र की 19 सीटें। तो इसका जो ऑप्शन है ए वो गलत है, क्योंकि राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की पहले 18 सीटें थीं, लेकिन जब इसका विभाजन हुआ है तो आंध्र प्रदेश की सीटें 11 रह गई हैं और 60 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हो गई हैं। इसके साथ ही साथ आप याद रखिएगा, यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल,
बी है संसद, सी राष्ट्रपति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, किसी राज्य का विधानमंडल। इसके बाद अगले क्वेश्चन से चलते हैं। 82वां क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरेगा। तो किससे होकर गुजरेगा ये बताना है। तो ऑप्शन है ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन दे रखा है 83, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या कारण है ये बताने हैं आपको। तो देखिए, पहला है आपका समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, सी है आपका निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात और डी है आपका फोर्थ कथन दे रखा है पश्चिमी विक्षोभ। इनमें से इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं 1 और 2, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 आपका दे रखा है। इसके अलावा 1 2 3 सी में दे रखा है 1 2 4 और डी ऑप्शन है 1 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 1 3 और 4 का संबंध जो है वो आपके शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंड से है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों का संबंध इससे नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि संथाल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में शामिल है भारी वर्षा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, मेघाच्छन्न आकाश और डोलड्रम स्थिति। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कूट में दे रखा है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 2 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। ए जो आपके 4 दे रखे हैं, पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 3 और 4, यानी कि केवल जो आपका ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। दाचीगाम का संबंध जो है वो बाघ से नहीं है, इसका संबंध कश्मीरी हंगोलिया हिरण से है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागर धाराओं में कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कुरोशिया धारा शीत महासागरीय धारा नहीं है बल्कि ये गर्म जल धारा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और पूर्व तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसीलिए ये सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक महासागर, बी पश्चिम प्रशांत महासागर, सी पूर्वी प्रशांत महासागर और डी है आपका उत्तर अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। घास का मैदान और उनसे संबंधित स्थान दे रखें। सवाना का संबंध अफ्रीका से है, कंपोज का संबंध न्यूजीलैंड से है, पंपास का संबंध अर्जेंटीना से दिया गया है और स्टेपी का संबंध यूरेशिया से है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन है बी, यानी कि कंपोज का संबंध न्यूजीलैंड से नहीं है बल्कि कंपोज का संबंध है आपके ब्राज़ील से। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन 1 दे रखा है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कारण दे रखा है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो इसका जो ऑप्शन है डी एकदम सही है, क्योंकि हिमालय में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस नहीं पाया जाता है, बाकी वन आच्छादित क्षेत्र है, ये सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है। तो इसका नाम है टेरहेनियन सागर, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोबात दिखाती है, आइसोबात का संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, यानी कि गहराई से इसका संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींचने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं।
ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। आमूर नदी ये चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। और डी ऑप्शन है मेकोंग नदी ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। आमूर नदी का संबंध सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाने का है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कोष्ण तथा शीत वायुमंडल या धाराएं मिलती हैं। बी ऑप्शन दे रखा है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। सी ऑप्शन दे रखा है कोष्ण एवं शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। और डी है महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, यानी कि कौन सा लैंडलॉक कंट्री है वो बताना है। तो उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू और बोल्विया, इन चारों में से कौन सा सही है? तो बोल्विया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है जो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के बीच स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजूर किस प्रकार के वनों का प्रारूप है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, सी है आर्द्र पर्णपाती वन और डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ है ये बताना है। तो ऑप्शन है ए कनाडा, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर है डी वेनेजुएला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर ना बनकर पृथ्वी की सतह पर बनती है, कौन सी आकृति है वो बताना है। तो देखिए बैर्थोलिथ, लैकोलिथ और लोपोलिथ तीनों ही पृथ्वी के अंदर बनती है, जबकि ज्वालामुखी कुंड जो है वो पृथ्वी की सतह पर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन है आपका। सूची 1 और 2 ये सुमेलित करने को कहा है। सूची 1 में आपके वोल्केनो के नेम हैं, 2 में कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए एटना का संबंध सिसिली से है। ठीक है, वेसुवियस का जो संबंध है आपका, एटना का संबंध सिसिली से, वेसुवियस का इटली से है, यूरेबस का है रॉस से और कोटोपैक्सी का इक्वाडोर से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी और कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्मों के खत्म होने का खतरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन 103 देखते हैं। आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, तो चंदौली जो है वो गुजरात में ना होकर महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए और मादक पदार्थों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं ये बताना है। एक पहला दे रखा है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है पश्चिमी भारत। तो ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन दे रखा है 1, 3 और 4 और डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 और 3। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो हॉटस्पॉट है वो हैं। इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड भी हॉटस्पॉट हैं भारत के, याद रखिएगा। 106वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है जलवाष्प, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मीथेन और डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन है इसका डी करेक्ट है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। रोटरडैम अभिसमय संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका अनवरत जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों और उनके निस्तारण के सीमा पार संचलन
पर नियंत्रण, पारे के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य की रक्षा, और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इनके घटते हुए क्रम में लगाना है। तो पहला है महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। और डी आपका दे रखा है महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है? मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए, मानस जो है वो यूनेस्को की जैव अभ्यारण्य सूची में शामिल नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा। 110वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शांत घाटी में, बी कश्मीर में, सी सुरमा घाटी में और डी फूलों की घाटी में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शांत घाटी, यानी कि केरल में ये पाई जाती है। ठीक है, शांत घाटी केरल में, याद रखिएगा। 111वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह अनुमान किया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया होगा? तो ए है प्रोटोजोआ, बी डायटम, सी साइनोबैक्टीरिया और डी लाइकेन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है डायटम। डायटम ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें जो पानी में प्रचुरता में पाए जाते हैं। डूबने से होने वाली मृत्यु का पता लगाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्य अवस्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता, बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और तथा आयात कर सकना। सी ऑप्शन दे रखा है भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, इनमें से कोई नहीं है, द फ्यूचर वी सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट। अगला क्वेश्चन है, वह जंतु या वह जानवर कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ता। कुत्ता वो जानवर है जिसने स्पुतनिक 2 के अंतरिक्ष यान के द्वारा 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है बोरोन, जस्ता, सोडियम और ताम्र। तो इसका सही आंसर है सी, सोडियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 117वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि सी 1 और 2 दोनों ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीमक को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए चींटी, बी लाल चींटी, सी श्वेत चींटी और डी श्याम चींटी। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है सी, श्वेत चींटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ पर फसल दे रखी है, उनसे संबंधित रोग दे रखे हैं। तो देखिए, धान, हरित बाल, बाजरा, अरगट, सी मटर और सी दे रखा है मटर, बुकनी और चना, उखठा। डी ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धान, हरित बाल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। हरित बाल वो गलत है। धान में हरित बाल नामक बीमारी नहीं होती, बल्कि ये होती है बाजरे में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 120वां क्वेश्चन है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी, बी है क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी,
सी है क्विनिन मलेरिया रोधी और डी है एस्पिरिन निश्चेतक। देखिए एनेस्थेटिक होते हैं, निश्चेतक को एनेस्थेटिक कहते हैं और ये वो दवाइयाँ होती हैं जो दर्द के टाइम पे शरीर को सुन्न करने के काम आती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, एस्पिरिन का संबंध निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 122वां क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन है ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है आपका, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ऑप्शन सी है पर्वतों पर तेज हवाओं के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 123वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है ये बताना है। तो देखिए ए दे रखा है, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि रूपांतरण हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और डी है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल है क्या है ये बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो है, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल का 10% और पेट्रोल गैसोलीन का 90% का मिश्रण ही गैसोहॉल कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, यानी कि कौन सा भाग जो है वो केसर के केसर बनाने के लिए भाग पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए बैंगनी, बी पीला, सी लाल और डी नीला। तो इसका ऑप्शन ए बैंगनी एकदम करेक्ट है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राशि दे रखी है और बी में जो दे रखा है, यानी कि सेकंड सूची में मात्रक दे रखे हैं। तो इनका संबंध बताना है। तो देखिए दाब का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। देखते हैं इसको। तो देखिए दाब का संबंध किससे है? दाब का संबंध बार से है। बल का संबंध डाइन से है। ठीक है, संवेग का संबंध है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड से और घनत्व का संबंध है किलोग्राम घन मीटर क्यूब से, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट होगा 127 का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो ऑप्शन है जल, वायु, खून, शहद। तो देख के ही पता चल रहा है शहद की गहनता ज़्यादा होती है या श्यानता ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शहद के बाद खून आता है, खून के बाद जल और जल के बाद वायु। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कण और प्रतिकण युग्म है, यानी कि कौन सा सही है ये बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सी है आपका फोटोन, इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो 129 में जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। एक कण जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एकदम सही है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंधित एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एकदम करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक बताना है। तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर, एकदम करेक्ट आंसर है। एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 दे रखी हैं। सूची 1 में बीमारियां दे रखी हैं। सूची 2 में किनके कारण ये होती हैं ये भी दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। पोलियो होता है वायरस या विषाणु के कारण। तपेदिक होता है आपका जीवाणु के कारण और दाद होता है कवक के कारण। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है लिथियम एवं पारा, बी ऑप्शन है लिथियम एवं ऑस्मियम, सी है एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और डी एल्युमिनियम एवं पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दे रखा है लिथियम और ऑस्मियम, यानी कि सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम और सबसे भारी है ऑस्मियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र हैं और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त होंगी,
बी ऑप्शन है पुत्री जो है वो वर्णांत है किंतु पुत्र वर्णांत नहीं है। सी दोनों संतान वर्णांत नहीं है। और डी है पुत्र वर्णांत होगा किंतु पुत्री वर्णांत नहीं होगी। तो पहले तो वर्णांत का मतलब समझ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस से इसका मतलब है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा है तीव्र प्रवाहिका कैंसर और गाउट। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन दे रखा है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोमा रुग्णता। सी है ऑकोसर्सियासिस, श्वेतर रक्तता और संधि शोध। और डी है आपका आमवाद, मलेरिया और एड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोमा रुग्णता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन जालक निम्न में से किसका बना होता है? यानी कि क्रोमैटिन किससे मिलकर बनता है? तो इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, प्रोटीन और डीएनए से क्रोमैटिन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? 4 संस्थाएं दे रखी हैं। पहला है IMF, दूसरा है विश्व बैंक ऑफ अमेरिका, तीसरा है एशियाई डेवलपमेंट बैंक और चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कथन 1 और 4 दोनों सही है। तो इसके हिसाब से हम कथन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका यानी कि डी एकदम करेक्ट होगा। हमने जो ऋण लिया था 1990 के टाइम पे, वो हमने लिया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 137वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका आर्थिक कार्य विभाग, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो डी के कर्वे का समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। इसके बाद है 139 क्वेश्चन, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अंतिम रूप से लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? फीमा को 2002 में लागू किया था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 140वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मांग जमा को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है खाताधारक की मांग पर बैंकों द्वारा भुगतान योग्य राशि, बी है खाताधारक की मांग पर जमा, खाताधारक की समग्र मांग जमा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका कथन ए जो है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन सी 42% रखा गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 142वां क्वेश्चन है, निजीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निजीकरण के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है। इसके बाद अगला कथन दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री की जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 143वां क्वेश्चन है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? तो सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से है। निर्धनता के आकलन के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर सेन सूचकांक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 144वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। निर्धनता का वर्गीकरण, शामिल निर्धन। ठीक है, तो इसमें 3 दे रखे हैं, सदैव सामान्य निर्धन, चिरकालिक निर्धन, दूसरा है चक्रीय अनियमित निर्धन, अल्पकालिक निर्धन और तीसरा है कभी निर्धन नहीं, गैर निर्धन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। तो देखिए, ये तीनों ही कथन सही हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 146वां क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 147वां, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस
नृत्य लोक नृत्य से है? तो ए है चरकुला, बी छोलिया, सी जोगिनी और डी है नटवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चरकुला। चरकुला का संबंध जो है वो ब्रजभूमि से है। रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर ये किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 148 का, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है उसे पहचानना है। तो IISR, NBRI, CMAP या DITRC। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि IISR जो है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 149 है, याद रखिएगा 139 नहीं है, 149 है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन जनपद हैं उनको दिया गया है और राजधानी बताई गई है। तो देखिए कुरु का संबंध किससे है? इंद्रप्रस्थ से है, यानी कि कुरु जो जनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य या किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम होगी? ए है गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर नगर और डी लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए आज हमने टेस्ट 2 का जो विश्लेषण है वो किया है वीडियो के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।